हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर, हमने देखा था मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम को अपन पढ़ रहे थे। और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो मानव शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया, उसको उत्सर्जित करने वाला जो अंग होता है वो होता है वृक्क या किडनी। तो वृक्क या किडनी को मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है, और जो यूरिया होता है उसको मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वृक्क या किडनी को जो वृक्क की मुख्य क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है, नेफ्रॉन को बोला जाता है। यानी वृक्क या किडनी के जो भी काम होंगे वो नेफ्रॉन नाम की संरचना के द्वारा किए जाएंगे। नलिकाकार संरचनाएं होती है किडनी में पाई जाने वाली, जो मुख्य रूप से रक्त में से यूरिया को अलग करती है और मूत्र का निर्माण करने का काम करती है। तो एक बार वापस मैं आपके सामने नेफ्रॉन का डायग्राम बना रही हूँ, उसके शुभ संरचनाएं देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस भाग के द्वारा क्या क्या कार्य होता है। तो देखिए नेक्स्ट। हमने देखा था कि नेफ्रॉन की संरचना है वो इस प्रकार की होती है। जो नेफ्रॉन में प्रारंभिक कटोरे के जैसा भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, बोमेन संपुट बोला जाता है। उसके बाद ये भाग कहलाता है समीपस्थ नलिका, समीपस्थ संवहनित नलिका, या इसको पीसीटी भी बोला जाता है। और ये होती है दूरस्थ नलिका, या इसको डीसीटी भी बोला जाता है। ठीक है। ये जो भाग है यू आकार की संरचना नेफ्रॉन के अंदर, इसको बोला जाता है हेनले का लूप। और ये जो नलिका वाला भाग है इसको बोलेंगे संग्राहक नलिका, कलेक्टिव डक्ट। ठीक है। तो ये एक नेफ्रॉन की पूरी संरचना है। नेफ्रॉन के क्या क्या भाग होंगे, स्टार्टिंग के अंदर जो कटोरे जैसा भाग होता है इसको बोला जाता है बोमेन संपुट। ये होती है आपके समीपस्थ नलिका, ये होती है दूरस्थ नलिका। और समीपस्थ और दूरस्थ नलिका के बीच में जो यू आकार की संरचना होती है इसे क्या बोला जाता है, हेनले का लूप। और अंतिम में जो नलिका वाला भाग है इसको बोलेंगे संग्राहक नलिका। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि किडनी या वृक्क के अंदर रक्तवाहिनी आती है, किडनी उसमें से यूरिया को निकाल देती है और रक्त शुद्ध हो जाता है। वापस रक्तवाहिनी है वो किडनी से बाहर निकल कर चली जाती है। अब जो रक्तवाहिनी वृक्क या किडनी के अंदर आई उसका आगे क्या प्रोसेस हुआ, तो देखिए ये जो रक्तवाहिनी है ये देखिए आ रही है आपके किडनी के अंदर, और किडनी में कौन से भाग में आएगी, नेफ्रॉन वाली संरचना के पास आएगी और यहां से निकल कर जाएगी। अब देखिए जैसे इधर ये रक्त आ रहा है, इसके अंदर रक्त के पूरे घटक उपस्थित है, रक्त कणिकाएं भी है जिसमें 3 प्रकार की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है। आपको पता है प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है, कुछ लवण होते हैं और 6 से 8% तक प्रोटीन पाई जाती है। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, एक होती है फाइब्रिनोजन, एक एल्बुमिन और एक ग्लोबुलिन। अब देखिए रक्त के अंदर यहाँ जो रक्त आ रहा है इस रक्त को लाने वाली नलिका को बोलेंगे अभिवाही रक्त नलिका, और जो रक्त लेकर जाएगी उसको बोलेंगे अपवाही रक्त नलिका। अब जो अभिवाही रक्त नलिका रक्त लेकर आ रही है इसके अंदर क्या क्या है, तो देखिए इसके अंदर है आपके 3 प्रकार की कणिका, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और उसके अलावा क्या उपस्थित है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर आपको पता होता है जल होता है 90%, और 6 से 8% होती है प्रोटीन। और यदि अशुद्ध है तो इसके अंदर कुछ मात्रा में यूरिया भी मिला हुआ है। हमारा मकसद क्या है, इस रक्त में से सिर्फ यूरिया को निकालना। तो देखिए ये जो रक्तवाहिनी रक्त को लेकर आ रही है, अब यहाँ पर इस रक्त को छाना जाएगा,
यहाँ पर ये रक्त छन गया है। ये यहाँ वाला जो भाग है ना, इतना ये छलनी की तरह काम करता है। यहाँ पर जो बोमेल संपुट की ऊपरी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को बोला जाता है पोडोसाइट। ये जो कोशिकाएं हैं इनको क्या बोलेंगे? पोडोसाइट कोशिका। और ये कोशिका इस रक्त को इतनी बारीकी से छानती है कि इसके अंदर रक्त की प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं छन पाएगी, रक्त कणिकाएं नहीं छन पाएगी। इसके अंदर क्या क्या छनेगा? एक तो ये प्लाज्मा को, जो जल वाला भाग है उसको छान देगी, जो भी लवण है उनको छान देगी। यानी ये जो छलनी वाली भाग है ये रक्त की कणिकाओं को नहीं छानेगी और प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसको नहीं छानेगी। बाकी भाग जो होता है प्लाज्मा के अंदर वो यहाँ पर छनकर एकत्रित हो जाएगा। तो बाकी भाग कौन सा होगा? 90% जल होता है, 2 से 3% तक लवण होता है और लवणों के साथ ही है वो यूरिया मिला होता है अमोनियम लवणों के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे रक्त छन गया क्वेश्चन आता है, ये जो भाग छना है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस निस्यंद। इसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस निस्यंद। और आपको पूछा जाता है कि जो ग्लोमेरुलस निस्यंद है इसको छानने का काम कौन करती है? तो एक तो रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला होगी, एक होगी बोमेल संपुट की ऊपरी कोशिका जिसको पोडोसाइट बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में पाया जाता है आधारीय तत्व। ये तीनों संरचनाएं मिलकर एक छलनी के जैसी संरचना बनाती है जो रक्त को अपने में से छानती है। और जो रक्त छन जाएगा उसके अंदर क्या क्या भाग छनेगा? रक्त का प्लाज्मा छनेगा और प्लाज्मा की प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा का पूरा भाग छन जाएगा। यानी रक्त के अंदर कणिका होती है 45% और 55% प्लाज्मा होता है। तो रक्त का प्लाज्मा यहाँ पर छन जाएगा, सिर्फ प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं छनेगी। तो यहाँ पर जो आगे भाग गया है इसके अंदर क्या है? एक तो तीनों प्रकार की रक्त कणिका चली गई है जो छनी नहीं है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वो क्यों नहीं छनी है? क्योंकि उनकी साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके अलावा जो प्लाज्मा में प्रोटीन थी वो भी नहीं छनी, वो भी वापस आगे चली गई है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन, इनका आकार है, अणुभार बड़ा होता है, इसलिए ये भी नहीं छन पाती है। तो फिर क्या छनेगा? बाकी पूरा प्लाज्मा छन जाएगा, सिर्फ प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं छनेगी। तो ध्यान रखना, जो ग्लोमेरुलस निस्यंद होता है उसके अंदर प्लाज्मा की प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा का पूरा भाग है वो उपस्थित रहता है। अब देखिए, ये रक्तवाहिनी यहाँ से रक्त लेकर जा रही है, तो क्या ये रक्त शुद्ध हो गया इसमें से? हाँ, यूरिया तो निकल गया, लेकिन यूरिया को निकालने के लिए आपने बहुत सारा पदार्थ भी इसमें से निकाल लिया, पूरा प्लाज्मा ही निकाल लिया है आपने। अब ये पूरा रक्त नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा है ही नहीं, सिर्फ प्लाज्मा की प्रोटीन है। और आपको पता है रक्त का 55% भाग है वो प्लाज्मा से बना हुआ। अब रक्त में से आपने 55% को निकाल लिया तो क्या होगा? वो रक्त होगा क्या? नहीं होगा। तो ये रक्तवाहिनी अब सीधे किडनी से बाहर नहीं निकलेगी, ये वापस इसके आसपास घूमेगी और इसको बोलेगी कि भाई मेरे को सिर्फ यूरिया निकालना था, आपने तो पूरा प्लाज्मा ही निकाल लिया मेरे में से। तो ये क्या करेगी? इसके आसपास घूमेगी और जो यहाँ पर जल था इसको ये वापस खींचेगी, कुछ काम के लवण थे वो भी ये वापस खींच लेगी रक्तवाहिनी। यानी ये जो नलिका का भाग है, नेफ्रॉन की नलिका का, इसके अंदर ये द्रव बहेगा जो छन्ना है, ये द्रव इसके अंदर बहेगा जो छन्ना है। तो ये रक्त जो नेफ्रॉन की संरचना है भित्ति, ये क्या करेगी? यहाँ से वापस पानी को निकाल लेगी, कुछ आयनों को भी निकाल लेगी जैसे बाइकार्बोनेट, और सिर्फ यहाँ पर ये क्या रखेगी? सिर्फ यूरिया को रखेगी। तो यूरिया को ही निकालना था हमें रक्त में से, इतने पूरे भाग को नहीं निकालना था। तो अब ये जो भाग छना हुआ है वो यहाँ से जाएगा, तो इसमें से जितने भाग एक्स्ट्रा छन गए थे उनको वापस यहाँ से खींच लिया जाता है और खींच कर इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर कैसे डालेंगे? ये इसके आसपास ही घूमेगी। तो देखिए, ये रक्तवाहिनी देखिए वापस इसके आसपास घूम रही है, इस प्रकार घूमेगी ये। ठीक है, अब देखिए ये जो अंदर वाला द्रव है इसकी गति तो इधर की तरफ है,
जबकि इस रक्त वाहिनी के अंदर जो रक्त बह रहा है इसकी गति है इधर की तरफ। हेनले लूप के अंदर दोनों की डायरेक्शन देखिए विपरीत है, इसके अंदर तो गति कैसी है, ऐसी है। जबकि इस रक्त वाहिनी के अंदर रक्त की गति कैसे होगी, इसकी गति होगी ऐसे। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी दोनों के अंदर धारा की दिशा है वो विपरीत है, और इसी को बोला जाता है प्रतिधारा प्रवाह। प्रतिधारा प्रवाह। आपके क्वेश्चन आता है कि प्रतिधारा प्रवाह के अंदर नेफ्रॉन के कौन कौन से प्रतिधारा प्रवाह बनाने के लिए कौन कौन से संरचना है वो काम आती है, तो ध्यान रखना प्रतिधारा प्रवाह बनाने का काम हेनले लूप। और ये जो रक्त वाहिनी है ना यहाँ पर घूम रही है ना आसपास, इसको रक्त वाहिनी नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाता है वासा रेक्टा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रतिधारा प्रवाह बनाने के लिए कौन कौन सा भाग काम करता है। प्रतिधारा भाग बनाने के लिए हेनले के लूप और वासा रेक्टा के बीच में क्रियाविधि है वो संपन्न होती है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ये भाग छना है ये अब से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर तो जो भाग छना है इसके अंदर पूरा पानी भी आ गया है, आयन भी आ गए हैं, सब आ गए, यूरिया भी आ गए। लेकिन हमें जो यहाँ से लास्ट में मूत्र निकलेगा ना, इसमें हमें सिर्फ क्या रखना है, यूरिया और थोड़ा सा पानी रखना है, थोड़ा सा ही पानी रखना है। देखिए यहाँ पर तो एक दिन के अंदर पूरा ये जो भाग छना है ना इसकी मात्रा होती है 180 लीटर। एक दिन में इतना भाग छनता है यहाँ पे से, लेकिन एक दिन में आपको पता हो तो मूत्र की मात्रा सिर्फ 1.5 लीटर ही होती है। यानी अगर ये पूरा पूरा निकल जाता तो 180 लीटर मूत्र निकलता मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन। लेकिन आपको पता है कि 1.5 लीटर लगभग इसके आसपास ही वैल्यू होती है प्रतिदिन मूत्र की मात्रा। तो इसका मतलब क्या है, दिन में यहाँ छन्ना तो 180 लीटर लेकिन निकला 150 लीटर ही। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर छना इसका 99% भाग का रक्त इसकी नेफ्रॉन की नलिकाओं के द्वारा वापस खींच लिया जाता है, और वापस खींच कर ये किस में डाल देगी, इस रक्त वाहिनी के अंदर डाल देती है। अब देखिए क्या क्या डाला जाएगा। सबसे ज्यादा वापस पदार्थों का पुनरावशोषण करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, समीपस्थ नलिका के द्वारा। यानी यहाँ पर जितना भाग छना था ना उसके 70% का पुनः अवशोषण इस समीपस्थ नलिका के द्वारा ही कर लिया जाता है, और किसके अंदर डाल दिया जाता है, इस रक्त वाहिनी के अंदर डाल दिया जाता है। ये किस किस का पुनरावशोषण करेगी, पानी का करेगी और एक आयन का करेगी जिसका नाम है बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो समीपस्थ नलिका पानी को वापस खींच लेगी, बाइकार्बोनेट को है वो वापस खींच लेगी। उसके बाद रक्त जैसे जैसे यहाँ से ये छना हुआ भाग नीचे आएगा तो हेनले लूप का ये गुण होता है कि इसके अंदर जो विलयन बहेगा ना वो ज़्यादा सांद्र होना चाहिए, यानी इसके अंदर पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, लवण ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर लवण नहीं डाला जाएंगे, बल्कि ये जो नीचे की ओर भुजा जा रही है हेनले लूप की, इसको बोला जाता है अवरोही भुजा। इस विलयन को सांद्र करना है तो अपन सांद्र दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उस विलयन के अंदर लवण डाल दो या उसमें से पानी को निकाल दो। तो ये अवरोही भुजा है वो पानी के लिए पारगम्य होती है, यानी ये इस विलयन में से पानी को निकाल लेगी और किसके अंदर डाल देगी, रक्त वाहिनी के अंदर डाल देगी जो चारों ओर घूम रही है पानी को वापस लेने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर विलयन यहाँ जाएगा, इसकी सांद्रता यहाँ पर थी 300, यहाँ पर हो जाएगी 1200, यानी बहुत ज़्यादा सांद्र हो गया है। अब वापस जैसे जैसे ये द्रव ऊपर चढ़ेगा तो वापस ये थोड़ा सा तन्नु होगा, क्योंकि सांद्रता की मात्रा ज़्यादा इस नीचे वाले भाग में ही रहती है। अब वापस इसको तन्नु करते हैं तो तन्नु दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो पानी डाल दो या आयनों को निकाल लो। तो ये जो भुजा ऊपर की ओर जा रही है हेनले लूप की, इसको बोला जाता है आरोही भुजा। अब ये आरोही भुजा क्या करेगी, पानी के लिए पारगम्य नहीं होती है, यानी ना तो पानी को अंदर आने देगी ना बाहर जाने देगी। तो हम विलयन को तन्नु कैसे करें, क्योंकि ये पानी तो अंदर डालने नहीं देगी, लेकिन लवणों के लिए ये पारगम्य होती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अंदर लवण डाल देते हैं। ये रक्त वाहिनी कुछ लवणों को दे देगी जो काम के नहीं है। वो लवण है हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, वो इसमें से डाल दिए जाते हैं। तो ये वापस थोड़ा सा है वो लवण को निकाल लिया जाएगा, डालना नहीं जाएगा, निकाल लिया जाएगा, क्योंकि क्या करना है, तन्नु करना है। तो लवणों को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, और विलयन है वो
तनु हो जाता है। यहाँ पर इसकी पीएस थी 1200, ये हो गई यहाँ पे वापस जाके 300, यहाँ पे थी बीच में 400 और यहाँ पे थी 400। अब ये मूत्र जाएगा तो जाकर फिर ये यूरिया है और इसमें थोड़ी बहुत पानी की मात्रा भी है, तो ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। जो यहाँ पर 180 लीटर छना था उसके लगभग भाग का है वो पुनरावशोषण कर लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मैंने समझाने के लिए आपको सारा साथ में मिक्स किया है। अगर आपको डायग्राम को नोट करना है तो वापस बिल्कुल इजी वे में मैं आपको नोट करवा रही हूँ, इसको यहाँ तक आपको समझ के बिल्कुल डायग्राम बनाना है। तो देखिए नेक्स्ट वापस डायग्राम जो आपको बनाना है, ये है आपके बोमेन संपुट, ये है समीपस्थ नलिका, ये है आपके हेनले का लूप, ये है दूरस्थ नलिका और ये है संग्राहक नलिका। इसको हम बोलेंगे संग्राहक नलिका। ये है दूरस्थ नलिका, ये है हेनले का लूप, ये जो नीचे की ओर जा रही है आपके हेनले लूप की शाखा, इसको बोलेंगे अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। और ये जो वापस ऊपर की तरफ जा रही है इसको बोलेंगे आरोही भुजा, ये कहलाएगी आरोही भुजा। ये है आपके अवरोही भुजा हेनले लूप की, और ये है आपके आरोही भुजा। जो नीचे की तरफ उतर रही हम देखते हैं ना, अवरोही क्रम होता है घटता क्रम और आरोही होता है चढ़ता क्रम बढ़ता क्रम। तो ये घटता क्रम है इसलिए इसको बोलेंगे अवरोही भुजा, और ये बढ़ता हुआ क्रम है इसलिए इसको बोलेंगे आरोही भुजा। और ये भाग क्या कहलाता है? हेनले का लूप, हेनले लूप। ये हेनले लूप के अवरोही भुजा और ये है आरोही भुजा। ये भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है, यानी यहाँ से हम जल को खींच सकते हैं, जबकि ये जल के लिए पारगम्य नहीं होती, यहाँ से हम जल को खींच नहीं सकते। ये जल के लिए पारगम्य होती है और ये आयनों के लिए पारगम्य होती है। यहाँ से हम जल को खींच लेंगे और यहाँ से हम आयनों को खींच लेंगे। अगर यहाँ से अपन ने जल को निकाल लिया तो ये विलयन है वो सांद्र हो जाएगा, और यहाँ से यदि हमने वापस आयनों को निकाल दिया तो ये विलयन ऊपर जाते हुए वापस तनु हो जाएगा। ये आपके कहलाती है समीपस्थ नलिका, और ये भाग कहलाता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट की जो ऊपरी आधारीय कोशिकाएं होती है ना, यहाँ पर इनको बोला जाता है पोडोसाइट कोशिका, और इनमें से ही रक्त है वो छनता है, पोडोसाइट। ठीक है, यहाँ से रक्त छनेगा और छनकर यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। जो छनकर रक्त यहाँ एकत्रित होगा उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस निस्यंद, और एक दिन में यहाँ से 180 लीटर है वो छन जाती है मात्रा। एक मिनट के अंदर 125 मिलीलीटर छनता है और एक दिन के अंदर 180 लीटर छन जाता है। लेकिन जैसे ही छनकर यहाँ से जाएगा तो ये भुजा इसमें से लगभग 70% पानी को वापस खींच लेगी। ये वाली भुजा और पानी को खींचेगी, ये वाली भुजा कुछ आवश्यक लवणों को खींच लेगी। तो यहाँ पर जो लास्ट में मूत्र जाएगा उसके अंदर क्या होगा? थोड़ा सा यूरिया होगा,
25 से 30 ग्राम यूरिया होगा और थोड़ी सी पानी की मात्रा होगी। तो यानी यहाँ पर जो मात्रा पूरे दिन 180 लीटर छनती है, आगे जाकर वो 1.5 लीटर ही निकलती है, यानी लगभग 78.5 लीटर का है वो वापस पुनरावशोषण कर लिया जाता है और किसके अंदर डाल दिया जाता है, रक्तवाहिनी के अंदर। तो देखिए इसके अंदर आपके नेफ्रॉन के अंदर रक्तवाहिनी किस प्रकार आएगी, ये रक्तवाहिनी आई है और ये वापस यहां से रक्त को छान कर वापस निकली है, निकल कर ये क्या करेगी, नेफ्रॉन के आसपास घूमेगी वापस पानी को, लवणों को लेने के लिए। और इस रक्तवाहिनी का यहां पर नाम हो जाएगा वासा रेक्टा। अब ये यहां से बाहर चली जाएगी। ये रक्तवाहिनी है, जो घूम रही है नेफ्रॉन की नलिकाओं के इर्द गिर्द, क्योंकि इसमें से बेचारी में से प्लाज्मा के पूरे को निकाल लिया है, जबकि हमें तो सिर्फ क्या निकालना था, यूरिया निकालना था, लेकिन इसके पूरे भाग को निकाल लिया है। इसलिए इस रक्तवाहिनी को वापस घूमना पड़ रहा है वापस प्लाज्मा को लेने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ यूरिया देने आई थी यहाँ पर, और आपने क्या किया, इसमें से पूरे ही प्लाज्मा को निकाल दिया। यहाँ पर छन गया है पूरा ही प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं छनी है, बाकी पूरा भाग छन गया है। तो इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रक्त के अंदर प्लाज्मा नहीं होगा तो वो रक्त नहीं माना जाएगा। तो ये क्या करेगी, उस प्लाज्मा में के जल को और कुछ लवणों को वापस लेने के लिए घूम रही है इसके आसपास। तो देखिए ये जो रक्तवाहिनी आ रही है अंदर, इसको बोलेंगे अभिवाही रक्तवाहिनी, और जो रक्तवाहिनी रक्त को लेकर वापस जा रही है इसको बोलेंगे अपवाही रक्तवाहिनी। और ये जो भाग यहाँ पर छना है इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस निस्यंद, या इसको छना हुआ भाग बोलते हैं। और इसकी मात्रा कितनी होती है, 180 लीटर प्रतिदिन या 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है इसकी मात्रा। अब देखिए ये जो रक्तवाहिनी यहाँ पे घूम रही है, इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। तो देखिए इसके अंदर द्रव इधर से इधर जा रहा है और इधर चढ़ रहा है, तो इसके अंदर रक्त की द्रव की गति क्या होगी, ये इधर जा रहा है नीचे की तरफ, यानी ये रक्तवाहिनी इसमें ऐसे द्रव चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये नीचे गया और फिर वापस ये ऊपर की तरफ गया। तो देखिए दोनों की दिशा विपरीत है कि नहीं है। इसके अंदर रक्त जो भी छना हुआ भाग है वो ऊपर चढ़ा है, इसमें नीचे उतर रहा है, इसमें नीचे उतर रहा है, इसमें ऊपर चढ़ रहा है, यानी दोनों की धारा की दिशा है वो विपरीत होती है। और इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिधारा प्रवाह। प्रतिधारा प्रवाह। तो क्वेश्चन क्या बनता है, प्रतिधारा प्रवाह है वो किन किन के मध्य बनता है, तो प्रतिधारा प्रवाह है वो हेनले लूप की भुजा और वासा रेक्टा के बीच में बनता है। ये जो हेनले लूप की नीचे भुजा उतर रही है इसको बोलेंगे अवरोही भुजा, वापस ऊपर चढ़ रही है इसको बोलेंगे आरोही भुजा। सेम वही प्रोसेस होगा, वासा रेक्टा की ये भुजा कहलाएगी अवरोही भुजा, और ये जो वापस ऊपर चढ़ रही है इसको क्या बोलेंगे, आरोही भुजा। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार होता है हेनले लूप का। और जो समीपस्थ नलिका है वो क्या करेगी, इसमें से लगभग 70 से 80% पानी की मात्रा को, बाइकार्बोनेट को वापस खींच लेगी और किसके अंदर डाल देगी, इस रक्तवाहिनी के अंदर डाल देगी। तो देखिए ये जो समीपस्थ नलिका है, ये जो द्रव बह रहा है इसके अंदर, ये द्रव बह रहा है इसके अंदर, इस द्रव में से ये क्या करेगी, क्या खींच लेगी, पानी खींच लेगी और बाइकार्बोनेट खींच लेगी और किसके अंदर डाल देगी, रक्तवाहिनी के अंदर। ये पानी को खींच लिया, बाइकार्बोनेट आयन को खींच लिया, ठीक है, खींचकर रक्तवाहिनी में डाल दिया। फिर क्या होगा कि यहाँ से ये रक्त और जा रहा है, कुछ पानी की मात्रा और इसमें ज़्यादा बच गई। यहाँ पे तो हमें पानी लगभग 1.5 लीटर के आसपास ही निकालना है, लेकिन अभी भी इसमें पानी काफ़ी पड़ा है, तो वापस ये
हेनले लूप की जो अवरोही भुजा होती है जल के लिए पारगम्य होती है, यानी ये जल को निकाल सकती है। तो ये क्या करेगी, जल को निकालेगी, किस में डाल देगी, रक्तवाहिनी के अंदर। जल को निकालेगी और रक्तवाहिनी के अंदर डाल देगी। आपको पता है किसी विलयन को अगर सांद्र करना है तो उसमें से पानी निकाल दो, और अगर तनु करना है तो सांद्र करना है तो पानी निकाल दो। तो पानी निकल गया तो विलयन नीचे जाते हुए क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। इसकी सांद्रता यहाँ पर थी 300, यहाँ पर इसकी सांद्रता थी 300, यहाँ पे होगी 400, और यहाँ पे इसकी सांद्रता हो जाएगी 1200। अब यहाँ पर अधिकतम विलयन है वो सांद्र होता है, बहुत ज़्यादा, उसमें लवण ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। लेकिन यहाँ पर हमने मूत्र को ज़्यादा सांद्र कर दिया है, थोड़ा सा पानी आपने और उसमें कम कर दिया है, तो थोड़ा सा क्या होगा, पानी ज़्यादा कम कर दिया है, लवण ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पानी को तो यहाँ से डाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो आरोही भुजा होती है ना, ये पानी के लिए अपारगम्य होती है। तो क्या किया जाए फिर, अगर विलयन को तनु करना है तो पानी डाल दो या आयन निकाल लो। तो पानी तो डाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें से आयनों को निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से आयनों को निकाल लिया जाता है। बाइकार्बोनेट, पोटेशियम आयन, इन आयनों को निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो विलयन जैसे जैसे वापस ऊपर जाएगा इसकी सांद्रता है वो वापस कम हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी सांद्रता हो जाएगी 300। ठीक है, उसके अलावा ये जो देखिए समीपस्थ नलिका है ना, ये निकालती ज्यादा पदार्थों को है, लेकिन कुछ मात्रा में ये पदार्थों को डालती भी है जो रक्त में काम के नहीं है, उनको ये निकाल कर किस में डाल देगी, इस छने हुए भाग के अंदर डाल देगी। तो काम की चीजें कौन कौन सी नहीं है इसके अंदर, काम की चीजें नहीं है, एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन, उसको डाल दिया जाता है, एक इसके अंदर डाल दिया जाता है अमोनिया को, वो सब को डालना, यानी जो ये भाग छना हुआ है, मूत्र बनने जा रहा है, इसके अंदर अगर आप किसी पदार्थ को या जो नेफ्रॉन की संरचना है वो किसी भाग को डालेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्राव। और इसमें से यदि आप इनको निकालोगे तो इसको क्या बोला जाता है, पुनरावशोषण। तो क्वेश्चन आता है कि समीपस्थ नलिका के द्वारा किन किन पदार्थों का स्राव किया जाता है निस्यंदन के अंदर। तो अमोनियम का और हाइड्रोजन आयनों का तो स्राव किया जाता है, और पुनरावशोषण किसका किया जाता है, एक तो पानी का किया जाता है और किया जाता है बाइकार्बोनेट आयन का। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मूत्र बनकर आया तो यहाँ पर एक हार्मोन बैठा रहता है, उसका नाम है एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर चेकिंग का काम करता है। ये देखेगा कि जो यहाँ पर ये मूत्र की मात्रा जा रही है, कहीं इसमें पानी ज़्यादा तो नहीं चला गया है या इसमें पानी कम तो नहीं चला गया है, मतलब ये बैलेंस करने का काम करता है। अगर यहाँ पर ये जो मूत्र जा रहा है इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है और शरीर में पानी की कमी है, तो ये भाग भी क्या करेगा, पानी को वापस खींच लेगा। किसके कहने पर, एडीएच के कहने पर पानी को वापस खींच लिया। और अगर इसने देखा कि हाँ यहाँ पे पानी नॉर्मल है, शरीर में भी सही है पानी की मात्रा, तो ये काम नहीं करेगा। यानी यहाँ पर जो काम है वो सक्रिय स्थिति में किया जाता है, ऊर्जा लगाकर किया जाता है, विशेष परिस्थिति में किया जाता है, कोई नॉर्मल सिचुएशन में ये काम नहीं होता है। तो ये काम करने का काम कौन करता है, एडीएच या वेसोप्रेसिन। ध्यान रखना ये जो एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है, तो मस्तिष्क के अंदर से ये हार्मोन निकल कर आता है और काम कहाँ पर आकर करता है, नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका पर काम करता है। और क्या काम करता है, जो रक्त है, छना हुआ भाग है निस्यंदन, उसमें से सक्रिय विधि के द्वारा जल का पुनरावशोषण किया जाता है। कब किया जाता है, जब मूत्र के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा चली गई है और शरीर के अंदर पानी की मात्रा है वो कम होगी। अब देखिए जैसे यहाँ से फिर ये मूत्र निकलेगा, इसके अंदर इसकी मात्रा कितनी होगी, 1.5 लीटर। इस मूत्र के अंदर क्या क्या होंगे, 95%, 95% तो इसके अंदर पानी होगा, और उसके अलावा 2% यूरिया होगा, 2.3% होंगे वो कुछ लवण होंगे, और 0.7% है वो इसके अंदर यूरिक एसिड होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पानी और था उसको वापस है वो खींच लिया गया। तो ये आपके पूरे नेफ्रॉन की संरचना है। डायग्राम को आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके जो पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट लिखवाती हूँ वापस, तो इसको नोट कर लीजिए आप।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करवा रही हूं मैं आपको। तो देखिए मोमेन संपुट के अंदर जो रक्त छना ना, उसके अंदर एक छलनी जैसा भाग था इस प्रकार का, उसमें से रक्त है वो छना। तो उस छलनी को बनाने के लिए 3 परतों ने सहयोग किया। एक तो जो रक्त वाहिनी जा रही थी उसकी आंतरिक उपकला की कोशिका ने, एक जो मोमेन संपुट था उसकी ऊपरी आधारीय कोशिकाओं ने, ऊपरी जो आपके एपिडर्मिस वाली कोशिकाएं थी उन्होंने, और इनके बीच में पाए जाने वाले आधारीय तत्व, इन तीनों ने मिलकर एक छलनी जैसी संरचना बनाई जिसमें से रक्त है वो छन गया। तो 3 परतें कौन कौन सी है देखिए, रक्तवाहिनी की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला, जिसको क्या बोलेंगे, पोडोसाइट कोशिका, पोडोसाइट कोशिकाएं, तथा इनके मध्य उपस्थित आधारीय तत्व। इन तीनों संरचनाओं से मिलकर देखिए जो कोशिका वो छलनी जैसा भाग पाया बनता है। ये है आपके पोडोसाइट, जो बोमेन संपुट की ऊपरी कोशिका होती है। ये है रक्तवाहिनी की आंतरिक कोशिका, और ये है इनके मध्य उपस्थित आधारीय तत्व। इन तीनों से होकर है वो रक्त छनेगा। ये क्या है, रक्त है, और यहां पर ये भाग इस प्रकार छन गया है। ये है छना हुआ निस्यंद, और ये है रक्त। देखिए यहां पर मैंने लाल कलर में दिखाया, यहां पर पीले कलर में दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि यहां पर तो पूरा रक्त है जिसके अंदर क्या क्या भाग उपस्थित है। यहां पे तो रक्त है, रक्त के क्या क्या घटक होंगे, कणिकाएं। कणिकाएं 3 प्रकार की होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों प्रकार की कणिकाएं होगी। और उसके अलावा क्या होगा, प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा में क्या होता है, जल होता है और प्रोटीन होती है, और कुछ होंगे लवण। ये जो रक्त वाला भाग है इसके अंदर दोनों सभी पार्ट उपस्थित है, जिसमें कणिकाएं भी है और प्लाज्मा भी है। और आपको पता है रक्त का रंग है वो लाल होता है, किसके कारण, आरबीसी के कारण। और जो प्लाज्मा होता है इसका रंग होता है हल्का पीला। अब देखिए जैसे ये भाग छना, ये छना हुआ भाग है वो पीला दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा ही छना है, जो तीनों प्रकार की कणिकाएं हैं वो नहीं छनी है। और प्लाज्मा में भी प्लाज्मा की प्रोटीन के अलावा पूरा भाग छन गया है। तो इस छने हुए निस्यंदन में क्या है, प्लाज्मा की
प्रोटीन के अलावा शेष भाग है वो छना हुआ है। और शेष भाग में क्या उपस्थित होगा? जल होगा, कुछ लवण होंगे, यूरिया होगा, वो सब है वो यहाँ पर छने में। तो ये भाग है वो पूरा एक छलनी की तरह काम करता है। और ये छलनी है वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। रक्तवाहिनी की आंतरिक कोशिका, बोमेन संपुट की ऊपरी कोशिका और इनके बीच में पाया जाने वाला आधारीय तत्व है। इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो भाग छना था छलनी में से, इसमें छनने की मात्रा कितनी होती है? 180 लीटर प्रतिदिन होती है, और या 125 मिलीलीटर प्रति मिनट बोल सकते हैं आप। और जो छना हुआ भाग है इसको क्या बोला जाता है? निस्यंद बोला जाता है। निस्यंद की मात्रा या छने हुए निस्यंद की मात्रा ऐसे भी बोल सकते हैं, कितनी होगी? 180 लीटर प्रतिदिन या 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर उस छलनी में से रक्त का कितना भाग छन जाता है? 125 मिलीलीटर। और ऐसा करते करते पूरे दिन में लगभग कितने लीटर है वो रक्त छन जाता है? 180 लीटर रक्त की मात्रा है वो छन जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि जो छना हुआ भाग है उसके अंदर प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं पाई जाती है, बाकी पूरा प्लाज्मा छन जाता है। तो छने हुए भाग में रक्त के कौन कौन से घटक नहीं होंगे? एक तो रक्त कणिकाएं नहीं होगी और एक प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं होगी। छने हुए निस्यंद में रक्त कणिकाएं तथा प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर शेष भाग उपस्थित रहता है। ठीक है, प्लाज्मा की प्रोटीन तथा रक्त कणिकाएं बड़े आकार की होने के कारण छन नहीं पाती है। और ये बढ़िया बात है, नहीं छन पाती है क्योंकि हमें छानना ही नहीं है। हमें क्या करना है? रक्त में से सिर्फ यूरिया निकालना है। ये तो प्लाज्मा का पूरा भाग छन गया, हम इसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि छलनी में से जल है वो बहुत ज़्यादा पतला भाग है, तो ये निकल जाएगा, तो हम इसको रोक नहीं सकते। अगर सिर्फ यूरिया निकलता तो हमें नेफ्रॉन की नलिकाओं द्वारा वापस खींचने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर रक्त का भाग छन गया इसलिए उनको वापस पुनरावशोषण करना पड़ता है। अगर ये रक्त कणिकाएं और प्रोटीन भी छन जाती तो पूरा पूरा रक्त छन जाता, फिर उसमें से यूरिया को निकालना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो ये बोमेन संपुट की संरचना है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, जो छलनी वाली संरचना है, जो रक्त कणिकाओं को नहीं छानती है, प्लाज्मा की प्रोटीन को नहीं छानती है, सिर्फ प्लाज्मा में जल की मात्रा को और लवणों को छानती है। तो जल और लवण की जो अत्यधिक आवश्यक हमारी मात्रा है उनको तो नेफ्रॉन की नलिका वापस खींच लेगी, और यूरिया और उसके अंदर थोड़े से जल को जाने दिया जाता है जिससे मूत्र का निर्माण होता है, और उसको फिर वृक्क से निकाल लिया जाता है मूत्रवाहिनी के द्वारा, और वो मूत्रवाहिनी मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर यूरिन को एकत्रित करती है, जहाँ से वो बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट को नोट कीजिए। यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स आपकी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नेफ्रॉन के सभी भागों के क्या क्या कार्य होते हैं उनको बताने के लिए। थैंक यू सो मच।